वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ा खेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक कहावत है कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, और जब मैंने किया तो मुझे समझ में आ गया। तो बच्चों, आज जो है हम नेशनल इनकम और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, राष्ट्रीय आय और उसके जो समुच्चय हैं, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। आज का अपना लेक्चर यही है कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय इनमें से क्या होगी? किसी देश की राष्ट्रीय आय इनमें से क्या होगी? पहला ऑप्शन है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और लास्ट ऑप्शन है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सोचिए सोचिए जल्दी, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? नेट होती है, नेशनल हो गई, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन हो गया, फैक्टर कॉस्ट पे होता है। देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? साधन लागत होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो साधन लागत ये, और शुद्ध ये, और राष्ट्रीय उत्पादन ये। सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का अंतर बराबर है इनमें से किसके? देखिए, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस कैसे पता होगा कि घरेलू आय में हम क्या जोड़ते हैं कि राष्ट्रीय आय बन जाती है? देखिए ऑप्शंस में, क्या हम विसावट जोड़ते हैं, क्या हम विदेशों से संसाधन आय जोड़ते हैं, या हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं, या मध्यवर्ती उपभोग जोड़ते हैं? ये चार ऑप्शन है। देखें तो गिसावट कहां यूज होती है? सकल और शुद्ध बनाने में। अप्रत्यक्ष कर कहां यूज होते हैं? साधन लागत से बाजार कीमत बनाने में। मध्यवर्ती उपभोग कहां यूज होता है? जब उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग घटाते हैं तो हमारे पास सकल मूल्य वृद्धि आती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन है कि विदेशों से निवल यानी कि शुद्ध साधन आय जब घरेलू आय में जोड़ दी जाती है तो वो हमारी राष्ट्रीय आय बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज डैश में शामिल होता है। ऑप्शंस हैं जीडीपी एमपी अर्थात सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर, एनएनपीएफसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, निजी आय, लास्ट ऑप्शन जीडीपीएफसी सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर। देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज क्या है? सरकार ने लोगों से कर्ज लिया और वो कर्ज लेकर हमें ब्याज देती है। जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, वो हम लेते हैं तो उसके बाद हमें विद इंटरेस्ट हमारा पैसा मिल जाता है। तो वो पैसा हम कहां यूटिलाइज करती है गवर्नमेंट? राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का पैसा कहां यूज करती है? वो करती है कंजम्पशन पर्पस के लिए। और जब कंजम्पशन पर्पस के लिए, उपभोग कार्यों के लिए जब कर्ज लिया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी ब्याज जो हमें मिलता है वो सिर्फ निजी आय का हिस्सा है, घरेलू आय या राष्ट्रीय आय में हम उसे शामिल नहीं करते। वो हम पूंजी का ब्याज करते हैं। जहां उत्पादन कार्य है वहां हम पूंजी जब इस्तेमाल करते हैं तो केवल उसका ब्याज हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है वो घरेलू आय में शामिल नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। किस में शामिल होगा? निजी आय, क्योंकि निजी आय क्या है? सभी स्रोतों से प्राप्त निजी क्षेत्र की आय होती है, इसलिए केवल इसी में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण भुगतान की पहचान है। क्या पहचान है हस्तांतरण भुगतान की? कोई कर नहीं है ये, उपभोक्ता उपभोक्ता की आय का बढ़ना, कोई मुद्रा लेन देन नहीं है, या कोई वस्तु व सेवा का उत्पादन नहीं है। देखिए, हस्तांतरण भुगतान में क्या कोई वस्तु पैदा होती है? सोचिए, कोई कर होता है? हस्तांतरण, हस्तांतरण कर है। कर एक पार्ट है हस्तांतरण का। हस्तांतरण आय क्या है? वो आय जो एक तरफा होती है, जो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में कोई योगदान नहीं देती। तो कोई वस्तु व सेवा का कोई उत्पादन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर पूंजी की अप्रत्याशित हानि
जिसका अंदाजा नहीं है, अचानक हो गया, अनएक्सपेक्टेड हम इसे बोलते हैं। तो जब उत्पादन चल रहा है और अचानक अप्रत्याशित रूप से कोई हानि हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या वह हानि? ए ऑप्शन स्थायी पूंजी का उपभोग कहलाएगी, स्थायी पूंजी का उपभोग कहलाएगी, या पूंजीगत हानि कहलाएगी, या आय की हानि कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सोचिए सोचिए। कुछ बच्चों ने सही सोचा होगा। यहां पर क्या है? ये पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस है ये। क्योंकि अगर ये प्रत्याशित होती तो डेप्रिसिएशन का पार्ट होती, स्थायी पूंजी का उपभोग है, ये अप्रत्याशित है, जैसे आग का लगना, ठीक है, बाढ़ आ जाए तो मशीनें तब खराब हो सकती हैं, पानी घुस जाए उनके अंदर, तो ये अप्रत्याशित है, हम इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस नहीं होता, तो स्थायी पूंजी का उपभोग ये नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, ये पूंजीगत हानि है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय साधन आय का जोड़ है। राष्ट्रीय आय क्या है? साधन आय का जोड़ है, जो प्राप्त है कहां से? नागरिकों से, निवासियों से, आर्थिक सीमा से, या नागरिक व निवासी दोनों से। देखिए, साधन आय, अगर आप राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखें तो क्या है उसके अंदर? सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। तो सामान्य निवासियों की बात कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। एक लेखा वर्ष में आर्थिक रुचि के साथ वो व्यक्ति भारत के अंदर अगर रहता है तो वो हमारा सामान्य निवासी है। तो हम सामान्य निवासियों की यहां बात कर रहे हैं, जो साधन आय का जोड़ है राष्ट्रीय आय में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय आय नहीं है? राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय धन, या उपरोक्त सभी हैं? देखिए यहां पे सी ऑप्शन है, राष्ट्रीय धन। धन नहीं है, उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद विधि से आप करते हैं, व्यय विधि से आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं, और आय विधि से भी निकालते हैं। तो ये जो धन है, ये धन नहीं है राष्ट्रीय आय। जीडीपी एमपी, सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या सही है? एनडीपीएमपी प्लस घिसावट। देखिए एनएनपी एट एमपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, इसमें घिसावट जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। थर्ड ऑप्शन है जीएनपीएफसी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, इसमें से लेस करेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, प्लस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या उपरोक्त सभी। करिए, देखिए एनडीपीएमपी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। एन है, क्या चाहिए हमें? ग्रॉस। ग्रॉस के लिए क्या करेंगे? घिसावट ऐड कर देंगे। बाकी डी एज इट इज है, एमपी एज इट इज है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हुआ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये है शुद्ध एन स्टार्टिंग में, तो इसमें हमने घिसावट जोड़ दी तो सकल बन गया। अब डी है घरेलू, और ये क्या है? राष्ट्रीय एन। अब राष्ट्रीय है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा दी गई, ये घट रही है, ये देखिए ये घट रही है, ये घटा दी। और एमपी, ये एमपी है ही, तो ये भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, जीएनपीएफसी। जी, ये भी जी है और क्वेश्चन में भी जी है। एन राष्ट्रीय है सी ऑप्शन में, और हमें क्या चाहिए? घरेलू। घरेलू है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये घटा दी गई है, तो देखिए ये घट गई, तो ये डी बन जाएगा। प्लस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये एफसी जो है एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एफसी एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, थर्ड। अब ये डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फटाफट सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट, एनडीपीएफसी। एन यानी कि शुद्ध, डी यानी घरेलू, एफसी यानी साधन लागत। तो शुद्ध घरेलू उत्पादन साधन लागत पर वो कैसे निकलेगा? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी में से हमने क्या किया? क्या लेस करेंगे कि ये एनडीपीएफसी बन जाए। देखिए घिसावट फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम घिसावट लेस करते हैं तो ये जी में से घिसावट लेस करेंगे
तो ये एनडीपी एमपी बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एफसी पे चाहिए। अगला क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर केवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लेस करते हैं तो मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधन लागत। लेकिन क्वेश्चन फिर यही रहेगा कि ये ग्रॉस स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, फर्स्ट भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे बाजार कीमत है ये कन्वर्ट नहीं हो रही थी फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बाजार कीमत को साधन लागत में बदल दिया लेकिन सकल नहीं बदला गया। सी ऑप्शन देखिए, तो यहां पर जीडीपी में से अगर आप क्या करें, यहां पर आप घिसावट लेस कर देते हैं तो ये एनडीपी बन गया एमपी पे, क्वेश्चन में भी एमपी है। अब यहां पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये एनडीपी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो है, सी तो है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं बन पाएगा, तो सी हमारा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में डैश है। ऑप्शंस हैं शामिल नहीं होता है, अगला ऑप्शन है शामिल होता है, अगला ऑप्शन है सी अपनी मर्जी है शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी, या उपरोक्त सभी गलत हैं। देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकार ने कर्ज लिया, उस कर्ज के ऊपर ब्याज मिला, अब वो ब्याज हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें या नहीं करें। पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि वहां पर क्या है, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है वो उपभोग कार्यों के लिए सरकार इस्तेमाल करती है। राष्ट्रीय जो हम नेशनल अकाउंट्स जब डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज है वो उपभोग कार्यों के लिए दिया गया है, उपभोग कार्यों में सरकार ने वो पैसा इस्तेमाल किया था, इसलिए ये शामिल नहीं होता है। सो आंसर क्या है, ए ऑप्शन है, शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर कभी भी डैश वस्तु नहीं हो सकता। कौन सी वस्तु, ऑप्शन है, क्या वह ट्रैक्टर अंतिम वस्तु हो सकता है या नहीं हो सकता, मध्यवर्ती वस्तु नहीं हो सकता है, क्या वो उपभोक्ता वस्तु नहीं हो सकता है, क्या वो पूंजीगत वस्तु नहीं हो सकता है। देखिए, ट्रैक्टर अंतिम वस्तु है, क्यों है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है फैक्ट्री से बाहर निकल के आया और किसान ने खरीदा तो वो अंतिम वस्तु हो गई। ट्रैक्टर मध्यवर्ती वस्तु है, हम कहेंगे है, कहां है, जब फैक्ट्री से निकल के आया और किसी एजेंसी वाले ने ट्रैक्टर को खरीदा रीसेल करने के लिए किसानों के लिए, तो वहां वह मध्यवर्ती का हिस्सा है। ट्रैक्टर उपभोक्ता वस्तु है, सोचिए उपभोक्ता वस्तु क्या है, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करें, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करें, किसी उत्पादक कार्य के लिए ना करें। तो देखिए, ट्रैक्टर घर में जैसे हम कार इस्तेमाल करते हैं तो कार हमारी उपभोक्ता वस्तु है। ट्रैक्टर का पर्पस क्या है, ट्रैक्टर खेतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ट्रैक्टर वहां क्या है, पूंजी है। तो उपभोक्ता वस्तु हमारा आंसर हो गया, ट्रैक्टर कभी भी जो है उपभोक्ता वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में क्या सही है। वास्तविक जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, वास्तविक, सोचिए इसकी परिभाषा, ऑप्शंस हैं, उत्पादन में वृद्धि से बढ़ती है, वास्तविक जीडीपी उत्पादन में वृद्धि से बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन, कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन, यह स्थिर कीमत पर मापी जाती है। डी लास्ट ऑप्शन है, ए व सी दोनों। देखिए, उत्पादन में वृद्धि से बढ़ती है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी क्या है, वर्तमान यानी कि चालू वर्ष का उत्पादन हम लें और आधार वर्ष की कीमत लें हम, तो आधार वर्ष की कीमत इसके अंदर ली जाती है, तभी वास्तविक बनता है। तो उत्पादन में वृद्धि होगी तभी हमारा उत्पादन जो है जीडीपी बढ़ के आता है। अगला, कीमत में वृद्धि नहीं, कीमत में वृद्धि अगर हम लें तो हम मौद्रिक जीडीपी की बात करेंगे, यह स्थिर कीमतों पर मापी जाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है, ए ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो हमारा जो उत्तर बना वो डी ऑप्शन बना, ए व सी दोनों।
अगला ऑप्शन, राष्ट्रीय आय में घरेलू क्षेत्र का क्या अर्थ है? घरेलू क्षेत्र का अर्थ क्या है? क्या वह आर्थिक क्षेत्र है? क्या वह भौगोलिक क्षेत्र है? क्या वह निवासी है? क्या वह नागरिक है? देखिए, घरेलू क्षेत्र, सोचें, घरेलू क्षेत्र क्या है? आर्थिक क्षेत्र है। हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तब हम क्या परिभाषा यूज करते हैं कि घरेलू सीमा में, या जो घरेलू आय की बात करते हैं तो घरेलू सीमा में बात करते हैं। तो घरेलू सीमा क्या? जहां हम फ्रीली काम कर सकते हैं, जहां हम आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है आर्थिक क्षेत्र है। जहां हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं या घरेलू आय निकालते हैं तो वो पूरी एक आर्थिक क्षेत्र लेते हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय आय के अनुमान में कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शंस हैं, मकान मालिकों के कब्जे वाले घरों का आरोपित किराया, इम्प्यूटेड रेंट, अंदाजन हम मान लेते हैं कि कितना किराया प्राप्त होता है, उतना ही हम अपने घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला ऑप्शन, सेवानिवृत्त पेंशन, रिटायर हो गए तो उसके बाद जो पेंशन मिलती है। अगला, स्टॉक में परिवर्तन, आप जानते हैं अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक घटाकर हम स्टॉक में परिवर्तन काउंट करते हैं। अगला है अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित या भेजा गया धन, विदेशों से जो भारत के निवासी नहीं है, विदेशों में रहते हैं, वहां से हमारे पास पैसा उन्होंने भेजा, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा? देखिए, मकान मालिकों के कब्जे वाले घरों का आरोपित किराया हम ऐड करते हैं राष्ट्रीय आय में। रिटायरमेंट पेंशन कर्मचारियों का पारिश्रमिक होती है, हम इसे ऐड करते हैं। स्टॉक में परिवर्तन हम निवेश बनाने के लिए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण बनाने के लिए स्टॉक में परिवर्तन उसका हिस्सा होता है। तो क्या बचा हमारे पास? डी ऑप्शन बचा, अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, ये राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं होता है। तो डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंतिम व्यय किस पर व्यय है? अंतिम व्यय, आपने देखा होगा राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं व्यय विधि से, हम कहते हैं अंतिम व्यय को जोड़ा जाता है। तो अंतिम व्यय किस पर व्यय है? क्या वो उपभोग पर है? क्या वो निवेश पर है? बी ऑप्शन। क्या वो उपभोग व निवेश दोनों पर है? या उपभोग व निवेश दोनों पर नहीं है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है आपको? उपभोग पर भी होता है, निवेश पर भी होता है। सो हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपभोग व निवेश दोनों पर होता है। अगला क्वेश्चन, जीडीपी एफसी 1000 रुपए है और अनुदान जो है 100 रुपए है, तो जीडीपी एमपी क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। क्या वो 1100 रुपए होगा? क्या वो 1000 रुपए होगा? क्या वो 900 रुपए होगा? क्या वो 100 रुपए होगा? देखिए, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी हमें क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एफसी कितना है? 1000। क्या बनाना है? जीडीपी एमपी बनाना है। देखिए, ये ग्रॉस, ये ग्रॉस, यानी सकल सकल, ये घरेलू, ये घरेलू। अंतर कहां है? ये साधन लागत है, ये बाजार कीमत है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये बाजार कीमत में कन्वर्ट करना है। तो बाजार कीमत में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि प्लस तो करते हैं हम अप्रत्यक्ष कर और लेस करते हैं हम अनुदान या आर्थिक सहायता। तो अब देखिए यहां अनुदान कितना है? 100 रुपए है। तो अप्रत्यक्ष कर हमें गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या है? अनुदान 100 रुपए। तो 100 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका ऑप्शन कितना बनता है? 900। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 900 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालन अधिशेष, इंग्लिश में ऑपरेटिंग सरप्लस, डैश में प्राप्त नहीं होता। आपको पता है परिचालन अधिशेष क्या है? लगान प्लस ब्याज प्लस रॉयल्टी प्लस लाभ, यानी कि रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, इन सब का ये जोड़ होता है। तो आप देखें किसे मिलता है? जब फर्म काम करती है
तो उसे ही प्राप्त होता है परिचालन अधिशेष। तो निजी उद्यम, उद्यम क्या है, फर्म्स हैं, फर्म काम करेंगी तो उन्हें लाभ मिलेगा, परिचालन अधिशेष होगा तो इसे भी होगा। सरकारी उद्यम, उद्यम है, बिजनेस यूनिट होती है, काम करते हैं तो परिचालन अधिशेष होगा। सामान्य सरकार, और इनमें से कोई नहीं। देखिए सामान्य सरकार क्या है, जनरल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्या करती है, सामान्य सरकार हमें पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सेवा क्षेत्र है, सेवाओं के रूप में देती है गवर्नमेंट। अगर इसमें थोड़ा बहुत जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5-10 रुपए की पर्ची कटती है अपनी 5 रुपए की, तो वो देते हैं, तो वो सिर्फ उनका मेंटेनेंस का खर्चा वहां पे निकलता है, तो कमाई नहीं है गवर्नमेंट की वहां पे। ठीक है, पार्क है, उसकी मेंटेनेंस पे गवर्नमेंट खर्च करती है, तो कमाई नहीं है उसके अंदर। तो परिचालन अधिशेष सामान्य सरकार में नहीं होता, तो सी हमारा ऑप्शन है करेक्ट। तो परिचालन अधिशेष डैश में प्राप्त नहीं होता, इट मींस सामान्य सरकार में प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता वस्तु के लिए लिया गया ऋण का ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल। इसी तरीके का हमने राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज में पढ़ा था कि वो वहां शामिल नहीं होता, राष्ट्रीय आय में, निजी आय में होता है। तो यहां देखिए उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उपभोक्ता वस्तु के लिए लिया गया ऋण का ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, नहीं होता है। सी ऑप्शन शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्या अपनी मर्जी चलती है राष्ट्रीय आय निकालने में, सोचिए। डी इनमें से कोई नहीं, तो देखिए शामिल नहीं होता है, ये हमारा आंसर है। उपभोक्ता वस्तु के लिए लिया गया ऋण शामिल नहीं है। जैसे घर में अगर हम कार खरीदें या फ्रिज खरीदें, ठीक है, तो हम उसके लिए अगर वो लोन लेके हमने लिया है तो उसका इंटरेस्ट कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन कार्यों के लिए ही केवल वो वाला ब्याज ही शामिल होता है। अगला, स्टॉक में परिवर्तन यदि शून्य, जीरो यानी कि शून्य से कम है, तो इसका क्या अभिप्राय है। स्टॉक में परिवर्तन आप जानते हैं, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, और शून्य से कम यानी कि माइनस में, तो इसका मतलब प्लस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, लेस करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक रहा ही नहीं, बचा क्या, ओपनिंग स्टॉक, और ये किस में हो गया, माइनस में। तो ये माइनस में कब हुआ, तो देखिए, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, वर्तमान या चालू वर्ष का उत्पादन नहीं बिका, इसलिए इसे बिक्री में जोड़ा जाना है। देखिए बिक्री में कौन जुड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक जुड़ता है, ठीक है, यानी कि नहीं बिका तो जो अंत में बच गया वो स्टॉक हम जोड़ते हैं, क्योंकि उस साल का वो उत्पादन है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, पिछले वर्ष का उत्पादन चालू वर्ष की बिक्री में जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष जो बगैर बिके रह गया था वो इस वर्ष जो भी चालू वर्ष की राष्ट्रीय आय हम निकाल रहे हैं, चालू वर्ष की बिक्री में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस वर्ष के उत्पादन में से घटाना है। देखिए अब ये ऑप्शन माइनस का है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल का उत्पादन है, तो हमने ये घटाना है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, घरेलू आय में स्टॉक में परिवर्तन शामिल नहीं होगा। घरेलू आय में स्टॉक में परिवर्तन शामिल होता है, हम कहते हैं होता है। क्यों होता है, क्योंकि व्यय विधि में आपने देखा होगा प्लस चेंज इन स्टॉक हम करते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में स्टॉक में परिवर्तन में शामिल नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। तो दो पहले और दूसरे ऑप्शन को देखिए आप, इनमें से कौन सा ठीक है, दोनों मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बी ऑप्शन को देखते हैं, पिछले वर्ष का उत्पादन चालू वर्ष की बिक्री में जुड़ा हुआ था, इसीलिए हमने उसे घटा दिया एज ए ओपनिंग स्टॉक, आरंभिक स्टॉक मानकर। तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारे में जो लंगर लगता है वह निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है। गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, यहां पर जितना भी इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ये गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, यहां पर
आप देखें जो भी खर्चा होगा वो कौन सा होगा, वो निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा होता है। तो गुरुद्वारे में जो लंगर है, यह कथन जो है सही है। गलत है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यह कथन का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं है। हम कहेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है, तो संबंध तो हुआ। उपरोक्त बी व सी दोनों ठीक हैं, तो बी तो ऑटोमेटिक गलत हो चुका है और सी भी गलत था, तो डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो हम कहेंगे गुरुद्वारे में जो लंगर लगता है वह निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यह कथन सही है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घरेलू आय में शामिल होगा? देखिए ऑप्शंस, कोका कोला इंडिया द्वारा कमाया गया लाभ। कोका कोला कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश है, उसने जो लाभ कमाया, क्या वो हमारी घरेलू आय का हिस्सा होगा? अगला ऑप्शन, किसी विदेशी बैंक द्वारा भारतीय शाखा के माध्यम से कमाया गया लाभ। कोई फॉरेन का बैंक है, उसकी ब्रांच इंडिया में है, उसने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, क्या वो हमारी घरेलू आय का हिस्सा होगा? अगला, किसी विदेशी व्यक्ति ने भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश किया है और इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से लाभांश की प्राप्ति की, क्या ये हमारी घरेलू आय का हिस्सा होगा? या अगला ऑप्शन उपरोक्त सभी? सोचिए थोड़ा सा, ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। उपरोक्त सभी ये हमारी घरेलू आय में शामिल होंगे सारे के सारे, क्योंकि घरेलू आय के अंदर जो है हमारी घरेलू सीमा के अंदर जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश के सामान्य निवासी हों या ना हो, लेकिन घरेलू सीमा में हैं तो वो हमारी घरेलू आय का हिस्सा होंगे। उनसे कमाई गई आय हमेशा ही हमारे यहाँ शामिल होगी। हाँ, यदि हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इन सबको हम वहां पर लेस कर देंगे, ठीक है, विदेशों को दी गई आय मानी जाएगी ये, तो इसीलिए घरेलू आय में तो ये शामिल होंगे। अगला ऑप्शन है, अमेरिकी व्यक्ति विश्व बैंक की नई दिल्ली शाखा में काम करता है। वर्ल्ड बैंक में कोई अमेरिकन काम करता है, इस वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला ऑप्शन है, अमेरिकन भारत का सामान्य निवासी है। सोचिए आप। बी ऑप्शन, विश्व बैंक की शाखा भारत की सामान्य निवासी नहीं है। अगला, अमेरिकन व्यक्ति भारत का सामान्य निवासी नहीं है। या डी ऑप्शन बी व सी दोनों? तो देखिए, अमेरिकन भारत का सामान्य निवासी नहीं है, विश्व बैंक की शाखा भारत की सामान्य निवासी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारी देश की सामान्य निवासी नहीं होंगी। और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन कर रहा है? इंडियन काम नहीं कर रहा, अमेरिकन काम कर रहा है, तो वो भी हमारा जो है सामान्य निवासी नहीं है। तो बी व सी दोनों सत्य हैं, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, घरेलू आय क्या होगी जब राष्ट्रीय आय जो है रुपए 1000 करोड़ रुपए है, यानी कि नेशनल इनकम जो है 1000 करोड़ है। विदेशों से प्राप्त साधन आय जो है 200 करोड़ है। विदेशों से हमें जो आय मिली है वो क्या है? 200 करोड़ है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय आय हमें गिवन है और हमें क्या निकालनी है? घरेलू आय निकालनी है, घरेलू आय निकालनी है। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है। तो विदेशों से जो प्राप्त आय है वो क्या है? 200। हम 200 इसमें से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया? 800 आंसर आ गया हमारा। तो देखिए इसमें से छांटते हैं, 1200 नहीं होगा हमारा आंसर, 1000 भी नहीं है, ये देखिए 800 है, तो 800 हमारा आंसर हुआ। अगला ऑप्शन, यदि मौद्रिक जीडीपी 150 करोड़ रुपए है और वास्तविक जीडीपी 100 करोड़ रुपए है, तो जीडीपी अपसफय क्या होगा? सूत्र ध्यान में देखें क्या है इसमें। ऑप्शंस देखते हैं पहले। 150 जो कि जीडीपी हमारी जो मौद्रिक जीडीपी है वो, डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी 100 गुना में 100। अगला ऑप्शन है 100 यानी कि वास्तविक जीडीपी ऊपर हो गई और भाग किससे हो रहा है? मौद्रिक जीडीपी से हो रहा है, 150 करोड़ से, इंटू में 100। और अगला है वास्तविक जीडीपी 100 डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी ही और इंटू में 100। ऑप्शन शायद आपको आ गया होगा ध्यान में। क्या होता है हमारा? मौद्रिक जीडीपी जो हमारी दे रखी है 150 डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी 100 इंटू में
100। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 150। तो देखिए यहां पर जो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। और यहां पर जो हमारा आंसर आएगा 150, तो इट मींस हमारा जो है 50% जो है कीमत बढ़ी है। बढ़ने की वजह से जो है हमारा जो ये है मौद्रिक जीडीपी ज्यादा बनी थी। अगला क्वेश्चन देखें, आय पहले उत्पादक इकाइयों द्वारा सर्जित, आय पहले उत्पादक इकाइयों द्वारा सर्जित, फिर परिवार क्षेत्र में वितरित यानी कि बांटी जाती है, और अंत में वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की जाती है। देखिए सबसे पहले उत्पादक इकाइयां जो हैं आय का सृजन कर रही हैं, फिर वो जो आय है परिवारों में वितरित यानी कि बांटी जाती है, और लास्ट में जब वो आय आ गई परिवारों के पास तो उसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इन ऑप्शंस में से छांटेंगे। इसे राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं, या मुद्रा का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, या मुद्रा का दो तरफा प्रवाह कहते हैं, या आय का चक्रीय प्रवाह। समझ गए होंगे आप। तो डी आंसर हमारा है आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म है, पहले उत्पादन है, फिर उससे आय का बंटवारा हुआ, लास्ट में वो खर्च हुई। इसीलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधियां हैं। उत्पादक जो है वो उत्पाद विधि का इस्तेमाल करते हैं, परिवार क्षेत्र जो है वहां पर आप देखें कि सारे साधन परिवार से ही जाते हैं, तो साधन आय जुड़ी जाती है वहां पे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, तो ये वितरित हो गई, और फिर लास्ट में ये खर्च है, तो यानी कि व्यय विधि। तो आय का ये चक्रीय प्रवाह है। अगला ऑप्शन है मूल्य वृद्धि डैश के योगदान से होती है। मूल्य वृद्धि किसके योगदान से होती है, एक श्रमिक से, एक निवासी से, एक उद्यमी से, या एक उत्पादक इकाई से। तो देखिए एक उत्पादक जो इकाई है वहां पर मूल्य वृद्धि होती है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पादन का मूल्य कहां होता है, उत्पादक है कौन, तो उत्पादक कहां हुआ, उत्पादक इकाई के माध्यम से हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है, तो पहले वाला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही है। सो बच्चों ये इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की, हमने किया, और हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस तरीके से आपके घर पे जो बुक हैं उनके अंदर के जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। एग्जाम्स में आपने बहुत अच्छे नंबर लेने, इस तरीके से आप समझ के करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके नतीजे आएंगे। थैंक यू।